हेलो एवरीवन, सी फाइनल में 2024 ऑडिट का पेपर पूरा सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले पेपर कैसा था? मेरे हिसाब से इट वाज एवरेज से थोड़ा बेहतर। क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छे पूछे, बहुत अच्छा बैलेंस पेपर था, गुड स्प्लिट ऑफ क्वेश्चंस। एमसीक्यू में डेफिनेटली स्टूडेंट्स ने कहा कि खोल दिया था, और ऐसे जिनके स्ट्रांग नहीं है उनको पेपर डेफिनेटली टफ लगा होगा। 50% पेपर अगर आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड बेस था। इनफैक्ट चैप्टर 1 to 11 आपके स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस्ड चैप्टर है। इसमें अगर आप देखेंगे तो 9 क्वेश्चंस थे, उससे रिलेटेड एक कारो का, और बाकी 8 सीधे सीधे स्टैंडर्ड्स के। स्पेशल ऑडिट एज एन आपके ऑल द चैप्टर्स फ्रॉम 12 to 18 हैड 6 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट लाइक वन फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स। और एथिक्स के ऊपर 4 क्वेश्चन थे। कंपलसरी वाला क्वेश्चन छोड़ दें तो टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं, कंपलसरी गया 5, उसमें से एक छोड़ दें तो हर 4 क्वेश्चन में आखिरी में एक एक क्वेश्चन एथिक्स का डाल रखा था। तो इंस्टीट्यूट ने कहा था एथिक्स का अराउंड 15 to 20% वेटेज आएगा, समथिंग सिमिलर टू दैट वाज देयर दिस टाइम। तो आप बोल सकते हो ओवरऑल स्प्लिट ऐसा था कि 50% वॉज स्टैंडर्ड विच इज चैप्टर 1 to 11 एंड बैलेंस 50% वॉज एथिक्स एंड ऑल दी अदर चैप्टर्स। गुड स्प्लिट। कोई भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन चैप्टर 3 और 4 रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल काफ़ी लेंदी थ्योरी होता है, थैंकफुली नहीं आया। बैंक ऑडिट पे क्योंकि एमसीक्यू था तो डिस्क्रिप्टिव नहीं पूछा, तो एक अच्छा बैलेंस बनाया पेपर ने। और पीएसयू रिलेटेड कोई थ्योरी क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में नहीं था। मैक्सिमम क्वेश्चन अगर स्पेसिफिक चैप्टर के देखें तो नंबर 1 चैप्टर 19 एथिक्स वेल एक्सपेक्टेड, इस पे सोचा था 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, वैसा ही हुआ। कई बार बोला था आपको कि चैप्टर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 700 सीरीज रिपोर्टिंग का, उसके ऊपर 3 क्वेश्चन थे। एंड वैसे ही कहा था चैप्टर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट, एसक्यूसी 1 ऐसे 220, जिसके ऊपर 2 क्वेश्चन थे। आप देख सकते हो कि अब इंस्टीट्यूट एकदम क्लियर है कि उसका फोकस अब स्टैंडर्ड्स की तरफ बढ़ते जा रहा है फ्रॉम स्पेशल ऑडिट, क्योंकि नए कोर्स में ऐसे भी स्टैंडर्ड्स के चैप्टर्स बड़े हैं और स्पेशल ऑडिट के कम हुए। ये स्प्लिट है आपका कि कौन सा पर्टिकुलर क्वेश्चन किस पर्टिकुलर चैप्टर स्टैंडर्ड टॉपिक से रिलेटेड था, लेकिन हम पूरा का पूरा पेपर ही डिस्कस करेंगे। अगर नवंबर 24 वाले स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत काम का है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगा आंसर क्या है, प्लस अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इंस्टीट्यूट इसमें मार्क्स किस चीज़ के कितने देगा। तो आप उस तरह से अप्रोच कर सकते हो आपके आने वाले पेपर्स में कि कैसे हमें एग्जाम में आंसर लिखना है, सो दैट वी कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क। इवन अगर हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो भी हम कैसे मार्क स्कोर कुछ पार्ट ऑफ दी क्वेश्चन को आंसर करके अचीव कर सकते हैं। कंपल्सरी क्वेश्चन नंबर 1A, PQR Associate Statutory Auditor, large unlisted company engaged in manufacturing of auto component. Subsequent to reappointment of auditor in AGM, company shared the appointment letter with PQR Associate seeking acknowledgement and acceptance letter. आपको अपॉइंट कर दिया गया, इनफैक्ट रीअपॉइंट कर दिया गया। एंगेजमेंट लेटर भेजा है। आर PQR एंड एसोसिएट सीए फर्म का एंगेजमेंट पार्टनर है और वो एक्सेप्टेंस लेटर दे रहा है। ऐसे ही होता है, कंपनी अपॉइंटमेंट लेटर देती है और हम एक्सेप्ट करते हैं। During current financial year, there was a search by income tax authorities on the company. तो ये पहली इंफॉर्मेशन दी है। एंड सर्टन रिकॉर्ड्स वर सीज फॉर वेरिफिकेशन। सोशल मीडिया से पता पड़ा है कि प्रमोटर्स ब्रदर इज कॉन्टम्पलेटिंग टू कंटेस्ट ensuing इलेक्शंस अंडर द बैनर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। A current senior engagement team manager who's been doing audit engagement till last year has left the CA firm. तो CA firm का एक बंदा छोड़ के जा रहा है और वो अकाउंटिंग सर्विस एक एसोसिएट कंपनी को देने वाला है, इस कंपनी की। और PQR is yet to recruit another senior manager having adequate expertise in audit of clients engaged in automotive sector. तो मेरी फर्म के पास और कोई ऐसा बंदा अभी है नहीं, हम ढूंढ रहे हैं जिसके पास एक्सपर्टीज हो ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट करने की, जिस सेक्टर को ये क्लाइंट बिलोंग करता होगा। क्वेश्चन ने पूछा है इलैबोरेट द मैटर्स विच आर टू बी कंसिडर्ड बाय PQR एसोसिएट सीए फर्म with respect to acceptance and continuance of client relationship considering the above issue. तो SQC 1 ऐसे 220 दोनों का रेफरेंस दे दीजिए। सिंपल एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट एंड कंटेनेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप के अंतर्गत हमें देखना पड़ता है क्लाइंट की इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेस, कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स एंड पास्ट एक्सपीरियंस। उसका ब्यौरा देखिए, क्योंकि आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, इलैबोरेट द मैटर्स, तो ये 4 मैटर हैं और ये बोला है कंसिडरिंग द अबव इश्यूज, तो हमें इसे कोरिलेट भी करना पड़ेगा।
कि इन दिस पर्टिकुलर केस देखा है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी से सर्च हुई है तो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से हमें ये पता पड़ा है, प्लस क्लाइंट की इंटीग्रिटी पर भी हो सकता है कि इससे कोई डाउट हो, क्योंकि प्रमोटर का ब्रदर पॉलिटिकल पार्टी में कंटेस्ट कर रहा है तो हो सकता है कि इससे किसी प्रकार की कोई इंटिमिडेशन थ्रेट पैदा हो, क्योंकि हमारा कोई एंगेजमेंट बंदा टीम मेंबर छोड़ चुका और अभी हमारे पास है नहीं लोग, तो टाइम और रिसोर्स की अवेलेबिलिटी पर भी क्वेश्चन। तो इस तरह के एस्पेक्ट्स ये जो चारों पॉइंट है उनसे रिलेट करके आपको एक्सप्लेन करते हुए ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। सारे जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन आपके ड्रोन चार्ट्स में आंसर्ड हैं। 270 पेज में ही सब कुछ कवर हो जाता है, पूरा May 24 के पेपर का आंसर। तो ये जो है ये आपका चैप्टर 1 क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड टॉपिक है, एक्सेप्टेंस एंड कंटेनेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। इसके जो आपके रिलेटेड ये जो 3+1 पॉइंट होते हैं पास्ट एक्सपीरियंस मिला के, दिस इज समथिंग विच यू हैव टू इलैबोरेट। मेरे हिसाब से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था पहला कंपलसरी में। फैंसी लिमिटेड इज अ फॉरेन कंपनी प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर सपोर्ट सर्विस हैविंग ब्रांच ऑफिस एट दिल्ली। तो देखो भाई, फैंसी तो बाहर की कंपनी है, इसकी ब्रांच ऑफिस दिल्ली में है। ब्रांच ऑफिस दिल्ली में है तो फॉरेन कंपनी की इंडिया में ब्रांच ऑफिस हो तो उसका ऑडिट होता होगा। 23-24 it incorporated a subsidiary Nancy Private Limited for Gurgaon. Furtherance of objective, Fancy entered into business transfer agreement on October 2023 with its subsidiary to transfer all assets and liability along with business of Delhi branch to Nancy Private Limited on going concern basis effective 1st April 23। तो 22-23 बिगनिंग ऑफ द ईयर से हमने बिजनेस को ट्रांसफर करने की बात की है सब्सिडरी में। ऐसे एक कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन है पर अपन एफआर का पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे दिल्ली ब्रांच बंद हो रही है और उसका बिजनेस कंपनी की ही एक सब्सिडरी कंपनी नैन्सी में ट्रांसफर हो रहा है। अप्रूवल रेगुलेटरी अथॉरिटी का रिसीव्ड ऑन 28 December। Fancy promised it shall provide contingent financial operational support to Delhi branch and confirmed any losses post date of transfer will be of Fancy। एक तरह से इनकम एक्सपेंसेस सारे आपके 1 अप्रैल से फैंसी के होंगे। 23-24 Delhi branch of Fancy Limited have prepared its financial statements. Okay, Fancy as in parent will bear that for all this particular period. Delhi branch of Fancy Limited prepares its financial statement and does not continue to be a going concern, and all its assets are carried in the books of accounts at values likely to be recovered at the time of closure of operations. तो क्वेश्चन ने साफ साफ ये कह दिया है आपको कि ब्रांच ऑफिस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये सोच के बनाए गए हैं कि ये गोइंग कंसर्न नहीं है और सबको रिकवरेबल अमाउंट पर लेकर आ गए हैं, जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय तक पता थे। दिल्ली ब्रांचेस इनकॉर्पोरेटेड अबव मैटर इन अ डिटेल नोट एक्सेस टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो नोट नंबर 20 या वट एवर मैं पूरा डिटेल में समझा दिया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट एज अ गोइंग कंसर्न बने और रियलाइजेबल वैल्यू पे असेट्स आए। ठीक है। ऑडिटर ऑफ दिल्ली ब्रांच ऑफ फैंसी लिमिटेड फॉर 23-24 आप हो। According to you, Delhi branches correctly disclosed the matter in note 20 in the financial statements regarding management's intention to close the operations of the branch office। तो भैया प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड है, यानी कि आपको कोई समस्या नहीं है, मैनेजमेंट ने जो अकाउंटिंग करी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, डिस्क्लोजर दिए, सब बढ़िया। फर्दर यू हैव ऑब्टेन्ड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कंसर्निंग ऑडिट एंड ऑन द वर्ज ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ रिपोर्ट। आपका ऑडिट भी हो गया, ऑडिट एविडेंस भी मिल गया। क्वेश्चन ने पूछा है ड्राफ्ट सूटेबल ओपिनियन पैराग्राफ, 5 मार्क का क्वेश्चन है। बेसिस देयर ऑफ in the given case along with disclosure of note 20 or XX with suitable place in audit report in terms of relevant auditing standard। तो आपसे पूछा है एक तो ओपिनियन पैराग्राफ ड्राफ्ट करो, बेसिस ऑफ ओपिनियन ड्राफ्ट करो, रेफरेंस नोट 20 का आप सूटेबल प्लेस इन रिपोर्ट में रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार कैसे दोगे ये बताओ। तो जगह क्या होगी, 1 मार्क समझ लो आप उसका है। ओपिनियन पैराग्राफ और बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ के 2 मार्क है। ये क्वेश्चन अपने आप में एक बढ़िया क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में टू माय ओपिनियन ऐसे 570 नहीं लगेगा, ये एम्फेसिस ऑफ मैटर ऐसे 706 के अनुसार आंसर होगा। हो सकता है आपने गोइंग कंसर्न देख के ऐसे 570 रेफर किया हो, बहुत सारे क्वेश्चंस
स्टूडेंट्स ने रेफर किया होगा तो हो सकता है इंस्टीट्यूट ऑल्टरनेट आंसर करके 570 को भी सही कर दे। बट टॉकिंग अबाउट द करेक्ट आंसर, 570 तब लगता है जब गोइंग कंसर्न का यूज अप्रोप्रिएट है और मटेरियल अनसर्टनिटी है जो डिस्क्लोज्ड है, या गोइंग कंसर्न माना है एंटिटी को पर वो एंटिटी गोइंग कंसर्न है नहीं। यानी 570 अप्लाइज ओनली वेयर एंटिटी हैज प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस एंड देयर इज अनसर्टनिटी और द असम्पशन इज अनअप्रोप्रिएट, बट बने फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न के अनुसार। ये अपन क्लास में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे उन्होंने बनाया ये सोच के कि ये गोइंग कंसर्न नहीं है और ऑडिटर संतुष्ट है उनकी अकाउंटिंग से और उसे एविडेंस भी सफिशिएंट अप्रोप्रिएट मिल गए, तो इसके ऊपर एम्फेसिस ऑफ मैटर आएगा। तो सबसे पहले आपका ओपिनियन पैराग्राफ होगा अनमॉडिफाइड ओपिनियन, क्योंकि यहाँ पे एज सच किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं है, तो आप बोलेंगे ओपिनियन पैराग्राफ में ड्राफ्ट कर देंगे। आप ओपिनियन पैराग्राफ में क्या लिखते हैं, वी हैव ऑडिटेड सोर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, P&L जो भी। उसके बाद में फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क का रेफरेंस देते हुए आप लिख देंगे कि दे हैव बीन ड्रॉन एज पर कंपनीज एक्ट इन दिस पर्टिकुलर केस इफ बिकॉज इट्स अ फॉरेन कंपनी ब्रांच एंड गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू। फिर बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ में आपको सासा रीरी अपन बोलते हैं लिखना पड़ेगा, कि जिसमें अपन बताते हैं कि हमने ऑडिटर्स पर एसेस किया, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की सेपरेट पैराग्राफ में रेफर की गई। फिर आप एम्फेसिस ऑफ मैटर देंगे और इसका प्लेसमेंट कहाँ होगा, तो नॉर्मली एम्फेसिस ऑफ मैटर अगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के समझने के लिए तो उसे बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ के एकदम बाद में दिया जाता है। तो वहाँ पे फिर हम रेफरेंस देंगे दैट वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट नंबर XX where the company has informed that it is ceasing to be a going concern and the financial statements have been prepared accordingly and our opinion is not modified in this regard। ये आपको लिखना पड़ेगा। तो this should be the answer for this question. This was one good question, definitely. BK is engaged by XYZ to report on summary financial statements. तो summary financial statement ऐसे 810 हो गया। अच्छा, derived from financial statement audited by him in accordance with ऐसे। तो अगर आपने कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया है तो ये आप समरी का कर सकते हो, सही है। BK wants to determine whether applied criteria is acceptable before accepting such engagement। रिविजन में बोला था ये इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आपको कहा था कि भाई ये जो जितने भी नए स्टैंडर्ड्स आए ये इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए कि इस पे 2-3 क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। और एक्चुअली ऐसा हुआ 800 to 4000 सीरीज में 4 सीरीज आपकी, उनमें से आपको 3 सीरीज के क्वेश्चंस देखने को मिले। 800 सीरीज पे आया, 2000 सीरीज पे आया, 4000 सीरीज पे आया। नया था, एक्सपेक्टेड था। आई होप रिविजन वीडियोस काम आए होंगे आपको इसके। गाइड हिम ऑन फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑडिटर्स डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अप्लाइड क्राइटेरिया एज पर रिलेवेंट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। तो सिंपल आपका क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल कब होता है, क्या होता है, उसके ऊपर आपको लिखना था। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्राइटेरिया की एक्सेप्टेबिलिटी डिपेंड किस पे करती है, वो सिंपल है, अगर लॉ रेगुलेशन के द्वारा दिया है तो नॉर्मली माना जाता है एक्सेप्टेबल है। अदरवाइज मैनेजमेंट ने जो क्राइटेरिया दिया उसको हमको असेस करना पड़ता है, जो कि डिपेंड करता है किसके ऊपर। आप देखेंगे यहाँ पे वेदर एक्सेप्टेबल ऑडिट criteria for a summary financial statement whether it is acceptable or not, तो depends on nature, purpose, information, misleading तो नहीं है, ये फैक्टर्स आपको लिखने थे। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड के बेस्ड के ऊपर बेस्ड थे। कंपलसरी क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन वाज ट्रिकी। Happy Hospital, renowned hospital for orthopedic surgeries in Mumbai, has good infrastructure, started Novice system includes complete record of indoor patient diagnosis, treatment, medication, billing, receipts, managed by CT contractors. CSZ is the statutory auditor of Happy Hospital. तो यहाँ पे क्वेश्चन CSZ statutory auditor के रेफरेंस में पूछा गया। Z came to know about this system while auditing. He is concerned whether controls at CT contractor associates are operating effectively or not. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये पूरा सिस्टम CT कॉन्ट्रैक्टर ने डेवलप और मैनेज किया है। तो एक तरह से ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है इस हॉस्पिटल के लिए, तो ये ऐसे 402 से रिलेटेड हो सकता है। अब इसमें अगर ये CT कॉन्ट्रैक्टर के सर्विस ऑडिटर से रिलेटेड होता कि भाई आपको उसके कंट्रोल्स को ऑडिट करके रिपोर्ट देनी है तो 3402 लगता, पर यहाँ पे क्वेश्चन CSZ से रिलेटेड है, यानी स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी जिसका कोई काम कोई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन विच इज
सीटी कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है. फॉर दिस पर्पज जेड डिमांडेड फ्रॉम सीटी कॉन्ट्रैक्टर एन अश्योरेंस रिपोर्ट फ्रॉम प्रैक्टिसिंग सीए अबाउट देयर ओपिनियन ऑन डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम एंड इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल. तो अगर आपको डिस्क्रिप्शन और इम्प्लीमेंटेशन पे रिपोर्ट लगती है तो टाइप 1 चलती है. अगर आपको ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल पे चाहिए तो टाइप 2 रिपोर्ट चाहिए. तो पहला क्वेश्चन है व्हाई विच टाइप ऑफ रिपोर्ट शुड बी ऑब्टेन्ड बाय सीएजेड इन रेलेवेंट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग. तो अगर आपने सिर्फ ऐसे 402 टाइप 1 रिपोर्ट का रेफरेंस दिया, 1 मार्क आपको इसका मिल गया. What aspects are to be considered by Z in using such assurance report as audit evidence that controls at CT contractors are operating effectively? तो आपके लिस्ट ऑफ एरियाज होते हैं एकदम स्पेसिफिकली. आप देखोगे तो आपको सेम हेडिंग के साथ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, जिसमें बताया है कि भैया 402 के अंतर्गत आपको क्या करना है. दिस इज बेसिकली और ऐसे 402 drone chart and this is exactly. User auditor Z will obtain audit evidence about operating effectiveness by obtaining a type 2 report if available. If you are using a type 2 report as audit evidence that controls that service organization are operating effectively to support risk assessment apart from ABC above, you will have to evaluate. तो basically अपने को देखना होता है कि सबसे पहले रिपोर्ट में डिस्क्रिप्शन, डिज़ाइन, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस किस पीरियड के लिए दिया है, पीरियड पुराना तो नहीं है, टाइम पीरियड कितना कवर्ड है, कितना पुराना ऑडिट हुआ है, एज एन ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस कब चेक की थी, क्या यूज़र एंटिटी के लिए रेलिवेंट है, क्या कंट्रोल्स ऑपरेटिंग इफेक्टिवली ऐसा रिपोर्ट किया है, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स जो परफॉर्म किए थे वो रेलिवेंट टू असर्शंस है या नहीं है. यानी कि हम हॉस्पिटल का ऑडिट कर रहे हैं तो हमारे एंगल से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा बिलिंग्स एंड ऑल दोज थिंग्स, उससे रिलेटेड कंट्रोल्स टेस्ट किए हैं या नहीं, ये आपको लिखना था. इन टर्म्स ऑफ सबसेक्शन 114 ऑफ द रिवाइज्ड कोड ऑफ एथिक्स, ये आपके इस बार कोड का कॉन्फिडेंशियलिटी रिलेटेड है. Accountant will comply with principle of confidentiality which requires information acquired in professional employment relationships. Confidentiality serves public interest because it facilitates free flow of information from accountant's client or employer with the knowledge that it will not be disclosed to third party. You have to give circumstances where accountants are or might be required to disclose confidential information. What should be the points which should be kept in mind? अब तो बढ़िया जाइए ड्रोन चार्ट पे और सीधे 114 टाइप कर दीजिए, सब सेक्शन आपको आंसर मिल जाए. तो बेसिकली आप किस केस में लॉ की रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट ने परमिट किया है प्रोफेशनल ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, जैसे पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, इन्वेस्टिगेशंस वगैरह कुछ हो रहे हैं, 1, 2, 3 इन केसेस में आप इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हो. ये इस्बा कोड के अंतर्गत सब सेक्शन 114 में दिया था. ये सब डायरेक्ट पॉइंट से डिस्कस्ड है. Management of I Limited is concerned with reporting requirement cast through Rule 11 of Companies Audit and Auditor Rules 2014 for 2324 with regard to audit trail edit log. ये अपन ने क्लास में रिवीजन में पावर बैच, रेगुलर बैच सब जगह बोला था ऑडिट ट्रेल आएगा आएगा आएगा. क्यों आएगा? फॉर द सिंपल रीजन की पहली बार इंट्रोड्यूस्ड है और 1 अप्रैल 2024 से इनफैक्ट 31 मार्च 2024 की जो ऑडिट रिपोर्ट्स आएंगी अब उसके ऊपर इसके ऊपर कमेंट करना अनिवार्य है. तो दैट इज़ वाई आना तय था और आ गया. हालांकि हमने ये भी डिस्कस किया था कि इसका पॉइंट एज सच इंटरनल ऑडिट के चैप्टर में दिया हुआ है. तो कंपनीज ऑडिट चैप्टर 7 में अपन सिर्फ डिस्कस करते थे कि ऑडिट ट्रेल की रिक्वायरमेंट, मैनेजमेंट के डिस्क्लोजर्स और ऑडिटर की रिपोर्टिंग में क्या है, बट उसको चेक करने का पूरा डिस्कशन था आपके चैप्टर ऑफ इंटरनल ऑडिट में. तो ऑडिट ट्रेल्स में भी अनेबल्ड at the accounting software level depending on features available in such software or same may be captured directly in database underlying such software. Consequently, management of company approach CAJ has to suggest list of internal control which may be required to be implemented and operated to demonstrate that audit trail or edit log feature was functional, operated and was not disabled. तो जे को ये बताना है भाई कि क्या है वो लिस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स जिससे कि हम ये प्रूव कर पाएंगे कि ऑडिट ट्रेल का फीचर ऑपरेटेड थ्रू द पीरियड था. और ये आपके इंटरनल ऑडिट चैप्टर में एकदम आखिरी में ये एकदम सेम हेडिंग मिलेगी आपको, लिस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल विच में बी रिक्वायर्ड टू बी इम्प्लीमेंटेड एंड ऑपरेटेड should ensure that feature was not disabled, user ID should be given, any change in configurations are authorized and logs maintained, audit trail access and backups are disabled or restricted,
एक्सेस लॉग्स आर मेंटेन, पीरियोडिक बैकअप्स आर टेकन। तो ये लिस्ट ऑफ कंट्रोल्स, ये लिखने के मार्क्स थे सीधे सीधे। चलिए, तो इट इज़ मोर ऑफ मेमोराइजेशन। ऐसे इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स के क्वेश्चन है वो सब मेमोराइजेशन वाले हैं। उसमें कंसेप्चुअल नॉलेज कुछ नहीं, बस याद रखना है, कर रखा हुआ है तो याद आ गया तो आंसर मिल गया, मार्क्स मिल गए। Court submitted a credit proposal to XYZ Bank for sanction of term loan for 150 crore required for procuring and installing latest plant and machine for their upcoming project. Based on application, XYZ Bank Limited approached the CAP to investigate the profitability of business for judging accuracy of schedule of repayment furnished by Coal Limited. तो हो ये रहा है कि कोल लिमिटेड ने एक प्रपोजल दिया है, बैंक गई है पी के पास इन्वेस्टिगेट करने के लिए और बोला है कि प्रॉफिटेबिलिटी इन्वेस्टिगेट करो, रीपेमेंट का शेड्यूल चेक करने के लिए, प्लस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इन फॉर्म ऑफ असेट जो ऑलरेडी पोजेस्ड है, प्लस जो लोन से क्रिएट होगी वो बताइए। तो आपको बोला है क्या स्टेप्स अंडरटेक किए जाएंगे पी के द्वारा। सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है इन्वेस्टिगेशन के चैप्टर। लोन चार्ट्स हैं तो जोड़ता, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आंसर। अब ड्रोन चार्ट पे जाइए, आपको सीधे सीधे अपन देखते थे वॉलंटरी इन्वेस्टिगेशंस में देयर आर सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसमें से एक इन्वेस्टिगेशन है बाय इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट ऑन बिहाफ ऑफ बैंक प्रपोजिंग टू गिव अ लोन, जिसमें सीधे दिया हुआ है इफ यू हैव टू इन्वेस्टिगेट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, रीपेमेंट शेड्यूल एंड वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। ये ग्रीन कलर से दिया है, ये ग्रीन कलर के पॉइंट्स है, ये सारे आपको लिखना था, ये आपका आंसर है। कूल। तो कलर कोड के साथ याद आया होगा बच्चे को, सर इतना कंटेंट कहाँ से याद आता है। चलिए देन N is carrying audit of restated financial statement of BQR Limited for past 3 financial year 23, 24, 22, 23 and 21, 22। तो सबसे पहली बात आप ऑडिट कर रहे हो। अब ये रीस्टेटेड सुन के लगता है ये स्पेशल पर्पस ऑडिट वगैरह तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। रीस्टेट किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वापस से ऑडिट करा रहे हैं। फॉर ऑनवर्ड सबमिशन टू सेबी फॉर अपकमिंग IPO है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सी। N is planning to issue audit report on 5th August 2024 covering restated financial statement before issuing the report and requested management representation letter from management of the company for its assignment। ऐसे 580 कहता है कि जब भी आप रिप्रेजेंटेशन लेटर मैनेजमेंट से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का लोगे या किसी मैटर पे लोगे तो यू विल टेक इट फॉर ऑल पीरियड्स, भले ही मैनेजमेंट उस पीरियड में बिजनेस में मैनेजमेंट था या नहीं था, किसी और का भी था तो उसने हैंडओवर लिया होगा तो उसकी जिम्मेदारी है कि भाई आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्टेट करके वो दे रहा है तो उसको सबके ऊपर अपनी रिप्रेजेंटेशन देने की जिम्मेदारी बनती है। मैनेजमेंट प्रोवाइडेड लेटर डेटेड 1 April कवरिंग 23-24 ओनली एज दे वर नॉट इन पोजीशन टू प्रोवाइड फॉर 22-23 एंड 21-22 बिकॉज दे आर नॉट इन प्लेस ड्यूरिंग दैट पीरियड। ऐसे 580 पूछते हैं तो सबसे पहले जो अपन सवाल पूछते हैं उनमें ये सवाल एक पूछता हूँ मैं आपसे, उसका जवाब ये है कि भैया उसको हर पीरियड का देना पड़ेगा। अब ये बोल रहे हैं हाउ वुड CAN डील विद अबाउ सिचुएशन एज पर रेलेवेंट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। अब 5 मार्क के क्वेश्चन में अपन सिर्फ क्या लिखेंगे कि भैया ये नहीं दे रहा है उसको देना पड़ेगा, तो हमको लिखना पड़ेगा इफ रिक्वेस्टेड रिप्रेजेंटेशन इज नॉट प्रोवाइडेड देन व्हाट इज टू बी डन, पॉसिबली वो वाले एंगल्स हमको कवर करना पड़ेंगे। सो दिस इज प्राइमरली और ऐसे 580 एंड 580 में क्या है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, ये रहा। चैप्टर 6 के अंतर्गत डेट एंड पीरियड कवर्ड, इसमें क्या है, अगर चेंज हुआ है तो भी रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग फॉर कंप्लीट पीरियड कवर्ड अंडर ऑडिट। इफ इट इज नॉट प्रोवाइडेड देन वील हैव टू टेक दीज एक्शंस। तो पॉसिबली ये सब लिखना पड़ेगा। देखते हैं इसमें सजेस्टेड आंसर में इंस्टीट्यूट क्या क्या लिख के देता है। कूल। Raj, a practicing chartered accountant, is offered to take up appointment as secretary in professional capacity by central government for a metro project for a term of 2 years, not on salary come full-time basis. The member deemed to be in practice पढ़ते क्लास में कई बार मैंने बोला था कि यार इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछता नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट है। और देखो इस बार इंस्टीट्यूट ने 4 क्वेश्चन एथिक्स के पूछे जिसमें क्लॉज रिलेटेड एज सच अगर आप देखोगे तो एक आध क्वेश्चन ही था, बाकी सब कोई काउंसिल गाइडलाइन या अदर प्रोविजंस, जैसे एक इस बार से रिलेटेड था। तो नॉट ऑन सैलरी कम फुल टाइम बेसिस सेक्रेटरी की पोजीशन अगर आपको लेना है तो नोटिफाइड सर्विसेज का पार्ट है। आफ्टर गिविंग डीप थॉट राज एक्सेप्टेड द अपॉइंटमेंट कमेंट। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। राज, तुम्हें तुम्हारी सिमरन मिले ना मिले लेकिन तुम सेक्रेटरी की पोजीशन जरूर एक्सेप्ट कर सकते हो राज। तो सेक्रेटरी डालेंगे तो ही मिल जाएगा इसमें।
representation, other notified service, takes up appointment of central government, state government, court of law, or any other legal authority, or acts as a secretary, will be deemed to be in practice unless if it is on salary cum full time basis. तो इसका मतलब है कि आप प्रैक्टिस में हो तो आप ये कर सकते हो, पार्ट ऑफ नोटिफाइड सर्विस है. गिरी, senior partner of TSV Associate, a reputed firm of chartered accountant in practice for 5 decades, undertakes statutory audit of large listed company across various industry sector, more than 50 qualified experienced professional. वाह. गिरी, assigned as engagement quality control review. कितनी बार क्लास में बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. आई है of a listed company. What aspect should be looked after by Giri for engagement quality control review engagement? कितनी बार इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा था, रिवीजन वगैरह भी आप आज भी देखोगे. आप क्यों देखोगे, नवंबर 24 वाले देखे, रिवाइज कराते समय बोल रखा है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कर लेना. निमोनिक वगैरह भी बनाते थे अपन इसमें, मिस्टर CID वाला. तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिखने हैं आपको. एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में क्या क्या चीज़ें कवर की जाती है. इसके बाद में आगे एक चीज और पूछी है. ऑन कंप्लीशन गिरी आइडेंटिफाइड सम इश्यूज फॉर रेवेन्यू रिकॉग्निशन एंड प्रोविजन टू ओनर्स कॉन्ट्रैक्ट. व्यू ऑफ गिरी आर नॉट एक्सेप्टेड बाय एंगेजमेंट पार्टनर. वेज ऑफ रिजॉल्विंग द डिफरेंस बिटवीन गिरी एंड एंगेजमेंट पार्टनर. तो आपको 3 मार्क या 4 मार्क मिलेंगे वो सारे पॉइंट के, और 1 या 2 मार्क मिलेगा किसका, रिजॉल्विंग द डिफरेंसेस. और इसके लिए तो आपको शायद ध्यान होगा, तो वो एक अपन ने बढ़िया सी 2 बंदियां बना रखी है जिनकी आपस में पड़ती नहीं है. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कैसे रिजॉल्व करते हैं, तो वी फॉलो बेसिकली द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एंड वी हैव टू रिजॉल्व द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, एंड अनलेस इट इज डन वी शुड नॉट गिव दी रिपोर्ट. तो ये लिखना है आपको. MNC engaged CL Lalit to help the company in compilation of financial information. तो ये कंपाइलेशन है, तो 4410 की याद आ रही है अपने को, SRS. Lalit explained team members' scope of work responsibility. Team members have done mostly audit engagement, do not have exposure to compilation. What are the key issues that Lalit should deliberate and guide his team members in respect of engagement and the manner it differs from assurance engagement and applicability of SQC1? तो 2 मार्क के की इशू है, क्या डिफरेंस है, और SQC1 ऐसे मार्क्स होते हैं. तो SQC1 लगेगा क्या, तो SQC1 अप्लाइज ऑन स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, रिव्यू, अदर अश्योरेंस, रिलेटेड सर्विस, सब पे, तो इस पे भी लगे. ओनली थिंग इज इसकी इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं होती है, बट ठीक है, वो जरूरत नहीं है, आपको लिखना है SQC1 अप्लाइज ऑन ऑल एंगेजमेंट इंक्लूडिंग रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट. रही बात ये क्या होता है और ये कैसे डिफरेंट है, तो अगर आप देखेंगे तो जो मीनिंग और पर्पस कवर करते हैं अपन किस में, कंपाइलेशन एंगेजमेंट्स में, दैट इज समथिंग विच यू विल हैव टू पॉसिबली राइट. ड्रोन चार्ट में ये रहा आपका 4410. You have to write compilation engagement क्या, उसका पर्पस क्या होता है. Next, SU Limited is amongst top 1000 listed entities. With the introduction of new reporting requirements, ABESG parameter called Business Responsibility Sustainability Reporting, it requires SU to make disclosures on performance against various principles in the National Guideline for Responsible Business Conduct, NGRBC. देखेंगे आप ड्रोन चार्ट में लिखा हुआ मिलेगा. तो BRSR के इंडिया में 9 प्रिंसिपल्स में रिपोर्टिंग होती है. इसमें इन्होंने बोला है वन ऑफ द प्रिंसिपल एम्फेसाइजेस बिजनेस डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी ओपन टू डिस्क्लोजर, ट्रांसपेरेंसी वाला पहला प्रिंसिपल, एक्सेसिबल टू रिलेटेड रेलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टी, एल्यूसिडेट द एसेंस ऑफ कोर एलिमेंट्स एसोसिएटेड विद अफॉरसेड प्रिंसिपल. अगर आपकी मेमोरी शार्प रही होगी तो याद आ गया होगा. तो यहाँ पे 9 प्रिंसिपल नहीं पूछे थे, जिसका फिर भी हमारे पास निमोनिक था, पर यहाँ पे इन्होंने उन 9 प्रिंसिपल से रिलेटेड क्या पूछा है, पहला प्रिंसिपल, वो भी डायरेक्ट नहीं, ऐसे इनडायरेक्टली पूछा है कि बताओ ये कौन सा प्रिंसिपल है. तो दिस इज बेसिकली एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेंसी प्रिंसिपल, अकाउंटेबिलिटी प्रिंसिपल, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे तो देयर वर दोस 5 कोर एलिमेंट्स विच वर गिवन 1 2 3 4 एंड 5. ड्रोन चार्ट में एकदम सब कुछ सिस्टमैटिकली मिल रहा है. 270 पेज आपको याद करने, मुश्किल काम है लेकिन उससे सब सॉल्व हो रहा है मस्त. ये की इज कंपाइल्ड इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन as per listing agreement requirement and submitted to auditors for their review. तो अगर ऑडिटर अपने इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू कर रहा है तो 2410 लगता है. ये रिव्यू में नहीं आएगा 2400 में, 2410 में आएगा. Reena assigned on engagement review on interim financial information of GAQ based on inquiries and other review procedure. Reena assessed that GAQ Limited is facing continuous working capital shortage. No institutions are ready to lend additional funding limits.
Since the company is continuously incurring losses over 3 years, company is defaulted in repayment of loan, installment interest over last 1 year, operations have curtailed significantly. बाप रे बाप, इस कंपनी की तो गोइंग कंसर्न पर मुझे डाउट दिख रहा. Under such circumstance, Reena was doing review for first time noted GAK Limited has not disclosed any information in interim financial information relating to material uncertainties. ओह, ये तो अच्छा नहीं किया, क्योंकि आपको डिस्क्लोज करना चाहिए था और नहीं किया है, तो इस पर्टिकुलर केस में तो हमारी रिपोर्ट मॉडिफाई करना पड़ेगी. Given the situation, what kind of review report is required? If it had disclosed the information, can we then give a clean report? आप देखिए 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बोला है आपको एडवाइस करना है कि किस तरह की रिव्यू रिपोर्ट इस रिक्वायरमेंट में इशूड है, और फिर बोला है कि अगर डिस्क्लोजर प्रॉपर दिया गया है मटेरियल अनसर्टेनिटी का, तो क्या क्लीन रिपोर्ट दे सकते हैं, उसका डिस्कशन. तो 3 मार्क 2 मार्क टाइप का इसका स्प्लिट होना चाहिए. इफ ही जंप ऑन टू 2410, वहां पे बोला गया है कि भैया अगर डिस्क्लोजर प्रॉपर है तो उस केस में हम क्या करते हैं, रिव्यू रिपोर्ट्स के केस में मटेरियल अनसर्टेनिटी वाला पैराग्राफ नहीं आता है, वी गिव एन एम्फेसिस ऑन मैटर. बट अगर डिस्क्लोजर प्रॉपर नहीं है तो रिपोर्ट मॉडिफाई होती है. क्या एडिक्वेट डिस्क्लोजर है, वी हैव टू ऐड अ पैराग्राफ, नहीं है तो हमें क्वालिफाइड या एडवर्स कंक्लूजन देना पड़ेगा और स्पेसिफिक रेफरेंस इस मटेरियल अनसर्टेनिटी का देना पड़ेगा. दिस इज बेसिकली व्हाट यू विल हैव टू रिपोर्ट. तो कैसा है कि आपके दिमाग में फंडामेंटल्स फिट है, तो आप बड़ी आसानी से इसके आंसर करके मार्क्स ला सकते हो. क्यों? क्योंकि ऐसे बेस्ड जो क्वेश्चंस थे उसमें थ्योरी की मेमोराइजेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट था. आपके स्टैंडर्ड वीक है, आपके कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में इशू आएगा. ये तो ऐसा लगा एफआर पूछ लिया, इंटीग्रेटेड बिजनेस सोल्यूशन में ये ऑडिट और एफआर को इंटीग्रेट कर दिया. बोला बच्चे एफआर ऑडिट एक जगह ही पढ़ रहे तो अपन पूछ लो. ऑडिट में ही एफआर पूछ लो, पढ़ाने वाला एक ही है. आर लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी एंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ राउंड बार्स. अरे ये बार मतलब वो सरिये वाले हैं. Company is having investment in following component: 2 subsidiary, 1 JV, 2 associate, 3 business entity under common control, interest in asset, liability, revenue, expense of joint operation. R and all its component are required to present their accounts as per Ind AS while preparing consolidated R consolidated component on line by line basis, adding together like items of asset, liability, income, expense and cash flow. क्या किया ये? It seeks your advice on accounting treatment as respect of above component for consolidation as per the rules. तो यहाँ पे लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन ओके है, यहाँ पर नहीं है, इक्विटी मेथड लगेगा, यहाँ भी इक्विटी मेथड लगेगा. कॉमन कंट्रोल के केस में यस लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन होगा विथ इवन द रिजर्व्स बीइंग कंसोलिडेटेड. एंड जॉइंट ऑपरेशन के केस में प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड लगता है. इनकम एक्सपेंस एसेट लाइबिलिटी में हमारा शेयर कंसोलिडेट करेंगे, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको. तो आप समझ लीजिए कि 5 पॉइंट है, तो हर के ऊपर आपको एक एक चीज़ सही लिखने के एक मार्क है. आपने 5 लाइन में भी आंसर लिखा है विथ अ लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन, तो यू विल गेट मार्क्स. TP Limited, a listed company engaged in business of manufacturing of kids garment under the brand name of MM. बच्चों के कपड़े बना रहे हैं MM के नाम के. R and associate firm of C appointed as statutory auditor of the company 23-24. तो ये CA firm है. Looking after audit of company, observe various instances GST income tax department notice have been issued. Further, during the plant visit, R observed few child laborers are engaged in some activity. तो देखो, एक तो GST और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिले हैं पहला. दूसरा हमने देखा है कि चाइल्ड लेबर हो रहा है. In response to observation made, R followed the procedure envisaged in 250, जो बोलता है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करने वाले लॉज एंड रेगुलेशंस यू विल हैव टू रिपोर्ट. सेकेंड कहता है कि ऑपरेशनल इफेक्ट्स को, फंडामेंटल ऑपरेशंस को अफेक्ट करने वाले अदर लॉज एंड रेगुलेशन है, तो वो भी आपको एज एन ऑडिटर कंसर्न करेंगे. According to our provisions of T50 and provisions of NOCLAR under the revised code of ethics are one and the same. Do you agree? Give your comment. Oh, तो ये क्वेश्चन SH 250 का नहीं है, ये NOCLAR का है.
तो नोक्लार के अंतर्गत आपके क्या हैं, ये बेसिकली डिफरेंसेस हैं। ये ब्रह्मास्त्र में आपके दिए हुए हैं टेबुलर फॉर्मेट में, द्रोण चार्ट्स में ये एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में बस दिए हुए हैं, जिसमें ये डिफरेंसेस डिस्कस करने के होते हैं कि 250 ऑडिटेबल लगता है नोक्लार प्रैक्टिसिंग सीए के साथ साथ लिस्टेड एंटिटी के सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट पे लगता है। 250 में रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली अफेक्टिंग और अदर्स फंडामेंटली ऑपरेशंस को अफेक्ट करने वाले लॉज एंड रेगुलेशंस की होती है। यहाँ पर कोई भी जो स्टेक होल्डर्स को अफेक्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंटरेस्ट की होती है। स्टेक होल्डर्स नोक्लार में डिफाइंड है विद अ वाइडर पर्सपेक्टिव। एंड अगर ब्रीच ऑफ लॉ इन केस हुआ है, आपको लग रहा है हो सकता है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस if you report to appropriate authority which is required to be reported after discussing with management and TCWG under NOCLAR, it is okay. There is no such provision as such कि अगर हो सकता है तो क्या करना है इन 250। तो वो 4 डिफरेंसेस आपके मॉड्यूल में दिए हैं, वो आपको यहाँ पे लिखने हैं, उसके मार्क्स हैं। You're appointed as statutory auditor of SDA 23-24. During the audit, you found an order dated 1st May under section 148 wherein tax of 50 lakh was demanded due to undisclosed cash sale accepted by the company and tax was paid. It is not recorded as undisclosed income in books of accounts. ये याद करते थे अपन कारो का क्लॉज नंबर 8 यानी खा गए, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। ऑन इंक्वायरी ऑफ मैटर यू केम टू नो टी रिजाइन ड्यू टू नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ सच ट्रांजैक्शन। तो पिछले ऑडिटर ने रिजाइन भी इसीलिए किया है। आपसे सिर्फ आपकी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी है कारो के अंतर्गत। इधर क्लॉज 8 में आपको रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखना है। क्लास में भी मैंने आपको कई बार बोला था कि रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एग्जाम में पूछी जा सकती है, मुश्किल है याद रखना, बट आपको करना चाहिए। दीज आर दोज रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच आर कारो की आपकी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और वो पूरे आप देखते हैं तो अपन क्लास में इसको, क्योंकि ये रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट क्लॉजेज यू विल फाइंड दिस इज द काइंड ऑफ रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टेबल्स जब बीन शेयर्ड विथ यू, जिसको आप सेपरेटली QR कोड एक्सेस करके अपन देखते हैं। एक पूरा आपके साथ अलग से शीट भी शेयर करते हैं मैंने क्लासेस में, जिसमें सब क्लॉजेस की रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सको। तो ये रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे, सिर्फ क्लॉज 8 रिपीट करने के मार्क्स थोड़े बहुत ही मिलेंगे। MNC engaged in manufacture and sale of FMCG. It has manufacturing locations across India and engages dealer channel to sell its product. One dealer is appointed for each district within the state and products are dispatched to nearest location from nearest location to the dealer. Considering volume of transaction, it has a robust ERP network for recording transaction. Auditor of MNC or firm is about to commence audit. Audit team includes certain IT experts and discussions are underway amongst the team members. As IT manager of IT team explain key areas to understand IT environment. ICI के मॉड्यूल में भी ये वाला क्वेश्चन है, नॉट द सेम कहानी, बट आखिरी में क्वेश्चन ये पूछा गया। आपको सिंपली स्पेसिफिकली उसको ऑटो, इनफैक्ट आपका जो डिजिटल ऑडिट का चैप्टर है उसमें इसको स्पेसिफिकली डिफाइन ही किया गया है इसी नाम से। डिजिटल ऑडिट में क्या की एरियाज ऑफ योर IT एनवायरनमेंट, जिसके अंतर्गत ये 5 पॉइंट्स हैं, जिसके अंदर सब पॉइंट्स हैं। रिविजन में भी सुनोगे तो बोला हुआ इंपॉर्टेंट अच्छे से करिए। चलिए, Kumar, practicing CA, well known in the field of pleading income tax cases in international criminal, does not provide any assurance service. कोई audit नहीं करता। Long standing field, Kumar approached by XYZ to file an appeal against income tax demand of 10 crore by CITA to plead on behalf of XYZ in the matter. तो ठीक है, हम ट्राइब्यूनल लेवल पे तो CA लड़ाई कर सकता है, कोर्ट में हम नहीं जा सकते। The fees will be higher of this or that. तो आपको बोला है भैया कुमार ने जो किया है वो ठीक है क्या? कंटिजेंट फीस वाला प्रोविजन है, इसको क्या द्रोण चार्ट में आपको ऐसे ही दिख जाएगा। क्लॉज 10 पार्ट 1 शेड्यूल 1, जिसमें क्या कहा गया है कि कंटिजेंट फीस एज सच चार्ज करी जा सकती है अगर नॉन अश्योरेंस सर्विस तो नॉन ऑडिट क्लाइंट्स दी जा रही है। नॉन अश्योरेंस सर्विस है, आप ऑडिट किसी का कर नहीं रहे हो, इसके लिए परमिटेड है। ऑल्टरनेट में क्वेश्चन था, Yo-Yo Finance is an NBFC middle layer as per revised categorization of NBFC done by RBI. Firm of chartered accountant appointed by statutory auditor 23-24. Audit team consists of Y, 1 manager and 3 junior assistants.
Manager is recently appointed, not having much exposure in field of audit of NBFC. Engagement meeting, manager asked why regarding audit procedure to be undertaken to verify whether the company has followed prudential norms. Suggest any 4 procedures to be followed by the audit manager. तो जितने भी आपके ऑडिट प्रोसीजर्स हैं एनबीएफसी के, उसमें स्पेसिफिकली प्रूडेंशियल नॉर्म्स आपको क्या चेक करना है. तो देयर आर लिस्ट ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स जिसको चेक किया जाता है. मगर आप देखोगे तो ऑडिट प्रोसीजर के जो 5 पॉइंट थे उसमें से एक स्पेसिफिक पॉइंट ही था प्रूडेंशियल नॉर्म्स के ऊपर. एक पब्लिक डिपॉजिट पे होता था, एक रजिस्ट्रेशन पे होता था, इंटरनल कंट्रोल, जिसकी यहाँ पे टॉप में ये भी दी हुई थी प्रूडेंशियल नॉर्म पॉलिसी क्लासिफिकेशन एनालाइज इनकम लास्ट ईयर. ये क्लासीफाई तो नहीं हुआ है. तो ये जो पॉइंट दिए हुए हैं, इनफैक्ट है 5 यहाँ पे, कोई भी 4 आपको लिखने थे, जिसके 4 मार्क्स. और इसी के साथ आपका क्या कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, पूरा सोल्यूशन हो गया ये हमारा किसका, पेपर ऑफ ऑडिट. मैंने रेफरेंस आपको दे दिया है, सारे क्वेश्चंस आपके आंसर्स थ्रोन चार्ट्स में आपको मिल रहे हैं. ऑब्वियस सी बात है ब्रह्मास्त्र में है ही है. और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब द पर्पस ऑफ दिस वीडियो वाज वेरी क्लियर. क्वेश्चन पढ़ के अब आपको थोड़ी सी शायद बात करते करते एक अंदाज़ा अप्रोच का भी लग गया होगा कि कैसे अपन आखिरी में देखते हैं कितने कितने क्वेश्चन मार्क्स पूछे गए हैं. हर के मार्क्स होते हैं. तो अगर आपको कहीं पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई एक पार्ट भी आ रहा है कि यार ये पूरे क्वेश्चन में जिसमें पूछा था SQC1 लगेगा या नहीं, मुझे ये मालूम है SQC1 लगेगा, बाकी कुछ नहीं पता, तो अगर मैं सिर्फ उसमें इतना भी लिख दूँ कि यस SQC1 इज एप्लीकेबल ऑन कंपाइलेशन एंगेजमेंट, आप 1 मार्क तो उसके लेके आ रहे हो. तो ये तरीके आप फॉलो कर सकते हैं. ऐसी चेकिंग होती है. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स. इसके MCQs के बारे में सेपरेट डिस्कशन करेंगे एंड बने रहेंगे अब अपन नवंबर 24 तक की अपनी तैयारियों के लिए. ऑल द बेस्ट.